कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो इस साइड बैठे हुए हैं, आज के मेहमान हैं हमारे, और इनके बारे में किसी इंट्रोडक्शन की देने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। ये अपने बारे में बताएंगे, मैं इनके बारे में बोलूं इससे बेहतर होगा ये खुद ही नीरज जी आज अपनी पूरी लाइफ बताएं कि इन्होंने अपनी इस छोटे से सफर में क्या क्या अचीव किए हैं। वो सारी बातें बताएंगे, कैसे यूपीएससी को फोड़ते हैं, फिर कैसे सीडीपीओ को फोड़ते हैं, फिर 21 रैंक इनका आता है, फिर कैसे सीडीपीओ का इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरीके से इनको प्रेशर दे दे के कि नहीं प्लीज जाइए देने के लिए, ठीक है आप जॉब मत लीजिएगा, जाइए तो सही। और भगवान की कृपा है, इनका मेहनत है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आज ये आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूछेंगे इनके बारे में, और बहुत तिखी तिखी सवाल भी है जो इनके लिए हम रखे हुए हैं, इनके ऊपर छोड़ेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नीरज जी जितनी बातें बोलने वाले हैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, और वही बातें बताएंगे जो आज के डेट में आपके साथ गुजर रहा है। नीरज जी, इनक्रेडिबल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। नीरज जी, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। सर, मैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सब बिहार से हुई है। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद सर मैं करीब 6 सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया हूँ। मैं आईटी सेक्टर में था सर, और इसी बीच कोविड के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरे मन में आया कि मुझे थोड़ा यूपीएससी बीपीएससी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सर कोविड में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और फॉर्चुनेटली सर यूपीएससी के द्वारा जो बीपीएफओ के एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली, और मैं अभी एज एनफोर्समेंट ऑफिसर पोस्टेड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और हाल ही में आयोजित सीडीपीओ बीपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ का रिजल्ट आया सर, उसमें मुझे 21 रैंक मिला है। दोस्तों, नीरज जी से आप सुन लिए पूरी कहानी आप कि इनका सफ़र जो है आईटी सेक्टर से शुरू हुआ, अचानक बीच में कोरोना आ जाता है, उसके बाद इनका मन बदलता है। देश में कोरोना इनके जिंदगी में बीपीएससी और यूपीएससी का बीमारी कहें तो, या दीवानगी कहें, जो कर सकते हैं आप, आया, और आज जो है ये यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले ईपीएफओ को फोड़े, उसके बाद सीडीपीओ में रैंक क्या है? सीडीपीओ में जरा बताइए। सर मेरा रैंक सीडीपीओ में 21 है। 21। आइए, अब आते हैं आपके सवाल जो आप नीरज जी से जानने की कोशिश करते होंगे। नीरज जी, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे घर से तो निकल जाते हैं तैयारी करने के लिए, चाहे पटना हो, प्रयागराज हो, मुखर्जी नगर हो, और उनको पता होता है बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये एक ऐसा फील्ड है ना, एट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड लेवल पे है, आपको खींचेगा। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो देखे भी होंगे और गुजर भी रहा होगा आपके साथ, खींचता है। लेकिन एक ऐसा टाइमिंग आता है जब मिडिल टाइम आते आते ऐसा लगने लग जाता है, लगता होगा या ना होगा, और फिर लड़के घबरा के अपना जो टारगेट होता है, अपना जो लक्ष्य होता है, उसको बदल के किसी और फील्ड में जाने की कोशिश कर देते हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या ये करना चाहिए? सर मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है सर, कि जो भी प्रिपरेशन करता है, कभी अप टाइम होता है, कभी डाउन टाइम होता है, कभी कैंडिडेट मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है बीच बीच में कि उनका डिमोटिवेशन लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था सर, ऐसा लगता था कि कहीं होगा नहीं होगा, ऐसी दुविधा वाली स्थिति आती थी। लेकिन ऐसा होता था सर कि अगर इस बीच में आप जब जर्नी को स्टार्ट किए हैं, आप जो करना चाहते थे कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो मुझे क्यों आना है, अगर वो क्यों रीज़न आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि आपको कोई भी चीज़ डेविएट कर पाएगी, कोई भी चीज़ हो। जैसे मैं जब स्टार्ट किया था सर, तो मुझे ऐसा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत दिनों तक काम कर लिया, मुझे पता था कि ठीक है ये भी सेक्टर बहुत मतलब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें भी रह के बहुत अच्छे से देश सेवा कर सकता हूँ। बट पीपल कनेक्ट नहीं था सर, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो मेरे मन में ऐसा शुरुआत से ही था कि मुझे थोड़ा उसमें अच्छा लगेगा, अगर मेरे अंदर जो पोटेंशियल है मैं ट्राई करूँ तो उस फील्ड में मैं और बेहतर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सर मोटिवेशन फैक्टर था। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो आता था कि क्या मैं उस तरफ प्रयासरत हूँ कि नहीं, तो वो मुझे पुश करता था सर कि आप भटक तो नहीं रहे अपने एम से, अपने गोल से भटक तो नहीं रहे। तो वो जो मुझे बार बार एक पुश फैक्टर मेरे लिए वही रहा सर कि मुझे वो करना था।
भटकाव आता था, लेकिन मैं उस चीज़ को जब याद कर लेता था ना, मैं ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाता था सर। दोस्तों, इन्होंने सिंपल इतनी सारी बातों में एक बात इसका कीवर्ड है, क्यों। बातें बहुत सारी बताए आपको, लेकिन इनके सेंटर पॉइंट में सिर्फ है क्यों। आप किस लिए तैयारी करने आ रहे हैं, और जब क्यों रहेगा तो आप अपने ट्रैक पे दौड़ जाइएगा। बस यही कहना चाह रहे थे कि आप भी जब आप इधर उधर तैयारी करने बीपीएससी या यूपीएससी की करने की कोशिश किए, नहीं हुआ, आप बैंक में रेलवे में चलने की कोशिश करते, तो क्यों पूछिए, क्यों आए थे घर से, वो क्यों नहीं हुआ। और जब क्यों होता है तो अतीत हमारा जो पास्ट होता है वो दिखने लग जाता है, इसी क्यों में पास्ट छुपा होता है, और इसी क्यों में मेरे ख्याल से शायद आप ज्यादा अनुभव क्यों, इसी क्यों में फ्यूचर भी छुपा हुआ है ना। बिल्कुल। नीरज जी, आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा, आए दिन यूट्यूब में मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, याद करने का निंजा टेक्निक, याद करने का ये, याद करने का वो, और बच्चा कहीं कहीं भटकाव में पड़ जाता है। नीरज जी, आप याद जो करते थे, पर्सनली कॉन्सेप्ट तो है ही है, कॉन्सेप्ट की तो चर्चा आप सब करेंगे, लेकिन याद करना, इसको आप कैसे मैनेज करते थे याद करने में, जरा बताइए बच्चों को। सर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवीजन इज द की। बोला जाता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एज मेनी टाइम एज पॉसिबल आपको रिवाइज करना पड़ेगा टॉपिक्स को। तो रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को रटना है। आज का सर जो कंपटीशन का दौर है उसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मार्ट वे में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सर, चाहे वो यूपीएससी की बात कर लें, आप बीपीएससी की बात कर लें, तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली फैक्ट नहीं आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन का जमाना गया सर, वो कि आप पढ़ रहे हैं, वो अब थोड़े निचले स्तर के जो एग्जाम्स है उसमें भी चल रहा है ट्रेंड, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी खास करके अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो बहुत इजी वे में आप टैकल कर लीजिए क्वेश्चंस को। बात रही रिवीजन की सर, तो जैसे आप मान लीजिए किसी टॉपिक्स को पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में ही कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसका रिवाइज करने का मेरे हिसाब से जो मैं करता था, और ये मेरे लिए बहुत कारगर भी हुआ सर, कि जैसे मैं पढ़ लिया, आज मैं पढ़ा, तो अगले दिन मैं उसको बिना बुक देखे, जिससे मैं पढ़ा था, जो भी मैंने सोर्स फॉलो किया था, उसको बिना देखे मैं नोटशीट लेता था। नोटशीट पे मैं कोशिश करता था कि जितना मैं पढ़ूं उतना कितना लिख पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ के। जैसे मैं अगर मान लो सर इवेंट की बात करूँ सर, तो मैं टाइमलाइन बनाने की कोशिश करता था। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1857 से लेकर 1947 का जितने बड़े बड़े इवेंट हुए उसको ईयर वाइज मैंने डिफाइन कर दिया, और उससे ये होता था सर कि एक सीक्वेंस बन जाता था सारी चीज़ों का, कि आपने कौन कौन सा इवेंट कैसे कैसे हुआ, उसको आप सीक्वेंसली अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उस पर्टिकुलर ईयर में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर उस ईयर में इन्वॉल्व है किसी भी फील्ड के, तो उसको मैं लिखने की कोशिश करता था। और फिर मैं कोशिश करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने का कि जितना मैं पढ़ा हूँ वो वहाँ से टैकल कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या बाकी जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते थे, फिर मैं देखता था तो जिस पेज में मैंने लिखा उसी में मैं ऐड कर देता था। तो इससे मेरा डबल बेनिफिट हुआ। एक हुआ कि सर मेरा रिवीजन भी हो गया, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे उसका मैं नोट भी बना लिया। ये इंपॉर्टेंट है इस ईयर में। फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री की बात की, सेम चीज सर आप अलग सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी है कि पढ़ा, अगले दिन या एक हफ्ते बाद लिखने की कोशिश की, आपने लिख लिया, उसको देखा कि कितना मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, अपना रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी मेरे लिए रहा सर। और मैं ऐसा चाहूँगा अगर बच्चे इसको फॉलो करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा उनका, और दिमाग में वो फिट भी हो जाएगा परमानेंटली सर। नीरज जी, दोस्तों आपको बता दिए सिंपल कि सुजीत सर याद करना ये कुछ नहीं इस दुनिया में है। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया, और इन्होंने अपने जीवन में यूज भी किए, तो आज यहाँ बैठे हुए आपके सामने। इन्होंने सिंपल कहा रिवीजन। याद करने का सीधा सा रियल मीनिंग होता है रिवीजन। आप जितना निगल रहे हैं उतना उगल दीजिए, मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं उतना लिखिए, तभी कोई उपाय है, वरना जहां वीडियो देखना देख लीजिए, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्या नीरज जी? जी सर, बिल्कुल। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा आपके लिए इंतजार में लगा हुआ, कब सुजीत सर ये क्वेश्चन नीरज जी से दागे और नीरज जी अपनी पूरी हिस्ट्री बता सके। पीटी गला काट कंपटीशन है। जी सर। लोग मेंस तब ना दे जब पीटी हो। जी सर। लोगों का पीटी नहीं हो रहा, और पीटी में आपकी क्या रणनीति थी, आप जरा समझाइए बच्चों को। ये बिल्कुल सच है सर कि अगर तीनों फेज की बात करें एग्जाम में, जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो सबसे जो अनप्रेडिक्टेबल है सर वो पीटी है। बिल्कुल।
ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, कि क्या स्ट्रैटेजी हो कि मैं निकाल लूँ। तो मेरे हिसाब से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए प्रिपरेशन। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ होता है। कहीं आप बैठे हो तो ये सोच के चलो कि मुझे आज में अगर इंटरव्यू देना है तो मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, क्या लॉजिक होना चाहिए। हर समय दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू भी देना है इस पेज पर। तो इंटीग्रेटेड, और मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से होना चाहिए, बारीकी से आपको समझ। एग्जाम से पहले से जैसे पीटी अगर 2 महीने बच रहे हैं, 2 महीना बच रहा है, तो आप चाहें कि मतलब आपने प्रिपरेशन तो कर ही लिया है, अगर आप फोकस है, सिलेबस आपको पता है, हर चीज पता है, तो आप एक काम करें कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज मेनी टाइम्स एज यू कैन आप देखें। उससे आपको क्या होगा सर कि आपने पढ़ाई जो किया वो रिलेवेंट है कि नहीं, सबसे फर्स्ट चीज। दूसरा चीज, आप इवैल्यूएशन अपने आप को कर सकते हैं बहुत इजीली कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम का है कि नहीं है, इससे पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जो लास्ट पीटी के 1 महीने पहले जिस दिन मैं पेपर ना बनाया, चाहे वो सेक्शनल हो, पार्ट वाइज टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो, किसी भी जगह से मिल जाए मुझे, कोई भी। मैं जब बैठता था ऐसे मोबाइल में गूगल लेके सेक्शन वाइज टेस्ट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब बैठा हूं मैं, लोग मोबाइल चलाते हैं, बैठते हैं तो वो कुछ और देख नहीं, टेस्ट मन लगाइए आप, क्या होगा, वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है ये पता है आपको, लेकिन वो रिवीजन का तरीका भी है ऐसा। अब बैठे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जब 100 क्वेश्चन आप बना देंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉपिक आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि अब इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना। तो इस तरीके से आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, हमेशा इन्वॉल्व रखिए, कभी जो पेपर मिला बनाइए, प्रीवियस ईयर को हमेशा देखते रहिए। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर कि पीटी फिर इजी हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इज द की सर। नीरज जी, बच्चा जो है अब इंतजार कर रहा है आपको कि कब सुजीत सर पूछें पीटी की रणनीति, क्योंकि आज की डेट में पीटी सबसे डेंजरस जोन में चला गया है। पहले होता था मेंस, आज से 4 साल 5 साल पहले होता मेंस इंपोर्टेंट होता था, लेकिन आज भी इंपोर्टेंट है मेंस। ये मैं नहीं कहा कि मेंस इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीटी हो तब तो मेंस हो। यहाँ समस्या है कि लोगों का पीटी कट ऑफ ही नहीं पार कर रहा है। इतना मेहनत कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा पीटी का रणनीति आप बताइए, आप किस तरीके से तैयारी करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, कौन से बुक से पढ़ते थे, थोड़ा समझाइए, ताकि जिन बच्चों का अब तक पीटी नहीं हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पीटी में मेंस की तैयारी है उनकी, मेंस में वो निकालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनका पीटी ही कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहा। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? खास करके पीटी की बात करें सर, तो मैं प्रतिदिन लगभग डेली मैं 3 से 4 घंटे में पीटी का आइसोलेटेड प्रिपरेशन करता था सर, बिकॉज डीपली करता था मैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता था और उसको प्रैक्टिस करते थे सर। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, कहीं भी किसी भी मैं बैठा हूँ तो मैं मोबाइल में भी क्वेश्चन सॉल्व करता था टॉपिक वाइज। जैसे ज्योग्राफी का मुझे कोई चैप्टर बनाना हो तो मैं वो चैप्टर का नाम लिख के उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता था। उसका जो गलत होता था, जो गलतियां मैं करता था, उसको मैं एक नोट में लिखता था कि मैं क्या गलती किया इस टॉपिक से। तो मैं खाली समय में मैं क्वेश्चन ही लगाते रहता था। अगर मटेरियल की बात करूँ सर, तो पीटी के लिए सबको ये पता है कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट कर लिए तो आपका लगभग मोर देन 60% सिलेबस पीटी का कवर हो जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज सर, तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए मैंने एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा, उसको बहुत गहन अध्ययन किया, लाइन बाय लाइन मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सर मैं स्पेक्ट्रम का स्टडी किया था। उसके बाद मैं पॉलिटी की बात करूं सर, तो लक्ष्मीकांत में पढ़ा था। और अगर इसकी बात करूं करंट अफेयर्स वगैरह सर, तो मेरा वो मतलब ऐसा मैं बोलूँगा सर कि मैं पर डे जो न्यूज़पेपर पढ़ता था और मंथली मैगजीन में पढ़ता था, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या और भी मैगजीन, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो, जो उसका इंडेक्स पेज होता था सर, जो इंडेक्स पे जो फर्स्ट में प्रीफेस रहता है ना, जो प्रस्तावना टाइप का रहता है सर, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे रहते थे। तो मैं क्या करता था कि उसी में जो से इंपॉर्टेंट इवेंट हो उसी में फर्स्ट पेज पे मैं लिख देता था। तो लास्ट में जब पेपर देता था तो लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन मेरे पास होता था, उसी फर्स्ट पेज पे लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे आ जाते थे, मैं उसी से रिवाइज कर लेता था। तो वो बहुत छोटा नोट्स भी बन जाता था सर,
और आसानी से एकदम आसानी से दिमाग में फिट हो जाता था। और अगर बिहार स्पेशल की बात करूं तो सर मैं जो बुक लिया था सर वो ग्राउंड बिहार समग्र का जो बुक है मैं उसके थ्रू स्टडी किया था सर। दोस्तों इन्होंने जो बताया आप समझ गए होंगे, एकदम लिमिटेड सोर्स रखे। और एक चीज और नीरज जी ने बताया, एनसीईआरटी। आने वाला टाइम में बिना एनसीईआरटी का संभावना नहीं। एक चीज और मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगा, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? निगेटिव मार्किंग की रणनीति क्या हो? क्योंकि अब तो निगेटिव कर दिया जीपीएससी ने, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सर इससे बचने के लिए सारे कैंडिडेट को अपना एक गुड अटेम्प्ट देखना पड़ेगा कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, उसमें मेरी कितनी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ आप सर विद प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगा के ही आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि मैं 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें से मेरे कितने गलत हो रहे हैं और वो एक्यूरेसी कितना है। तो अगर आप एक्यूरेसी ध्यान रख रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट अपने आप को कैलकुलेट करें कि मेरा इतना अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं इतनी गलतियाँ कर पा रहा हूँ तो मेरे कितने मार्क्स बन पाएंगे। उसी के आसपास में सर वो मेन एग्जाम में भी परफॉर्मेंस रहता है। तो ये आप विद प्रैक्टिस सर सुधार सकते हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी बात बताई नीरज जी, और शायद ये बात आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा कि निगेटिव मार्किंग को अगर माइंड से निकालना है तो प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा रिस्क लीजिए। रिस्क भी इंपॉर्टेंट है, बिना रिस्क का वहां तक जा नहीं सकते हैं। पीटी का तो बड़ा अच्छे से बताया, जो लोग सुन रहे होंगे और वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ है। इनमें एक खासियत है, बिल्कुल नेचुरल है। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, एकदम रियल है। और जब ये आने लगे थे तो हम ये भी बताए थे कि आप रियल बात बताइएगा वहाँ जाके, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारा है यूट्यूब पे, अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इंटरव्यू में। लोग भी देख रहा है कि वो बात बताओ जो हमारे साथ गुजर रहा घटना। क्या सच में नीरज सर के साथ यही घटना गुजरता था? तो वो बात लोग सुनने के लिए तैयार है। और बात रही कि आप रियल तरीके से बात रखें, आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो पीटी नहीं रुकेगा, एकदम कंफर्म मारिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मेंस। जो रीड है, बीपीएससी से लेके यूपीएससी का रीड है मेंस की तैयारी की आपकी रणनीति कैसी थी? हालांकि आपने बता दिया कि तीनों की तैयारी में एक साथ कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। जो समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे। लेकिन मेंस के स्पेशली आप तैयारी कैसे किए हैं? थोड़ा सा बच्चा जानना चाहेगा, किस बुक को फॉलो किए, कैसे किए हैं, कैसे आंसर राइटिंग आपका चला, बताइए। अगर मैं सिर्फ मेंस की बात करूं सर तो शुरुआत से मैं तो इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहा था। मैं सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस था सर। जितने सारे टॉपिक्स थे मेंस में, मैं ट्राई किया था कि सारे टॉपिक्स का एक छोटा छोटा नोट्स हो मेरे पास, और मैं ये कर पाया था सर लास्ट तक एग्जाम में। और मटेरियल की बात करूं तो सर वही मटेरियल हिस्ट्री के लिए GS1 में जो मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस है सर वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने वही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम का बुक फॉलो किया था। फिर उसके बाद जो स्टैट का पार्ट था तो सर मैं थोड़ा, मेरा मैथ्स अच्छा था, मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा अच्छा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। हालांकि क्वेश्चन तो गलत हो गए थे, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस था सर। और स्टैट वाला जो पार्ट है, डीआर स्टैट है, वो प्रीवियस ईयर अगर आपने बना लिया अच्छे से तो उससे बाहर नहीं जाता पेपर। सुनते जाइएगा जी, एकदम रियल बात बता रहे हैं जी। हाँ, उससे बाहर नहीं जाता सर। हालांकि मैं एक एग्जाम में गलत किया था सर, वो भी मैं लापरवाही के कारण गलती और क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। थोड़ा और प्रैक्टिस में करता तो मुझे लगता है कि 72 आउट ऑफ 72 में उसमें इजीली कवर कर पाता है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें सर, ज्योग्राफी वगैरह तो मैंने एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड किए थे, और करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने बता दिया। मैगजीन्स के हिसाब से जो भी था, न्यूज़पेपर को मैं रेगुलरली ध्यान देता था सर। और बात रही आंसर राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो वो आंसर राइटिंग है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप में लेखन शैली नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है, तो वो मार्क्स फेच आप नहीं कर पाओगे। और आप सिर्फ बंद कमरे में आंसर लिख रहे हैं बिना किसी गाइडेंस के, वो भी फ्रूटफुल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बात करूं सर तो मैं आंसर्स लिखता था, कहीं मैं रहता हूँ इंडिया के किसी कोने में, मैं जब जॉब करता था मैं अपने आंसर्स को सर के पास भेजा करता था कि सर इसको चेक करिए, इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक एरिया, सब चीज मुझे बताइए। सर पूरा लिख के उसमें पेन से मुझे पीडीएफ बना के भेज दिया करते थे। तो मैं देखता था, जैसे लास्ट 5-6 महीने में जब मेन से बचा हुआ था सर, तो मैं आंसर लिखा करता था डेली बेसिस पे। और सर का जब फीडबैक आता था, कभी मुझे अगर क्वेश्चंस मिल रहा है तो कभी मुझे 5 नंबर भी मिले शुरुआत में, बोलते थे ये तो कुछ नहीं, किसी हद का ये पेपर नहीं है, आंसर नहीं। फिर मैं जब धीरे धीरे इंप्रूव किया तो लास्ट जो सर का कमेंट था, रिजल्ट दे देंगे आप,
ऐसा ऐसा मुझे लगा। तो वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरे में इम्प्रूवमेंट है, वो सर के फीडबैक के कारण। इवैल्यूएट जो करते थे ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सर का रोल रहा है। और मैं ये मानूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हर एक कैंडिडेट के लिए है कि आंसर राइटिंग पे फुल फोकस करिए। बिल्कुल। दोस्तों, नीरज जी जो बात बोले आपसे, और मैं भी आपको यही बात बोलता हूँ नीरज जी, मैं सारे बच्चों को ये बात बोलता हूँ, मेंस इक्वल टू आंसर राइटिंग, बिल्कुल, और आंसर राइटिंग इक्वल टू मेंस। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। आप कहीं भी रहिए, जैसे भी रहिए, कोई गाइड करने वाला एकदम इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं कड़वी भले मीठा खाता हूँ, कड़वी बोलता हूँ। मैं जितने भी लोग हमसे चेक करवाएं कॉपी, मैं हर की क्लास लगाया हूँ। हर की क्लास, मैं क्लास इसलिए नहीं लगाता हूँ कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं क्लास इसलिए लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो रियल में अंदर एनर्जी है उसको बाहर निकाला जाए, कि आप में है वो कैपेबिलिटी, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आज ये बताइए, आप सही बताइएगा, सामने कैमरे पे आप आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए? इंटरव्यू देने आ रहे थे? नहीं सर। जबरदस्ती आपको हम कहें कि आइए इंटरव्यू, मत कीजिए जॉब, आइए तो सही। नीरज जी, अब थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा चाहे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर यूट्यूब पे मैसेज छोड़ते थे, सुजीत सर जॉब के साथ कैसे बीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक किया जाता है, हमसे हो नहीं पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, मेरा बॉस टाइट है, ऐसे हजार तरीके का, कुछ सच्चाई भी है, कुछ बहाना भी है, रियलिटी यही है। और उसका जीता जागता प्रमाण आज आप सामने खड़े हैं। तो शायद जॉब में रह के आप कैसे मैनेज किए, अगर ये बात बताइएगा तो उन लोगों के लिए अमृत के समान होगा, जिन लोगों के अंदर या तो बहाना है या लापरवाही है, लेकिन पास करने की इच्छा है, लेकिन ये बहाना और लापरवाही की वजह से उनको लगता है, जो कि आप खुद एक मिसाल हैं, जॉब करते हुए आप यहां तक पहुंच गए, जरा सा बताइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत इजी नहीं है। जो कर रहे हैं वो बहुत कमेंडेबल जॉब है सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, वो कर रहे हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। बस एक चीज आपको ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप उसका अच्छे से, टाइम को अच्छे से आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा सर। मैं अपनी बात करूं तो सर, मैं मेरे घर से ऑफिस जाने में मुझे लगभग 45 मिनट्स लगता था सर। तो मैं मॉर्निंग में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास निकलता था। आने और जाने में, या सिर्फ जाने में सर, 45 जाने में जी। तो जब जाते थे, मुझे जब जाना होता था तो मैं उससे आधे घंटे पहले मैं टारगेट सेट करता था। तो सर, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था घर से, तो उससे पहले आधे घंटे पहले मैं टॉपिक्स तैयार कर लेता था कि मुझे आज मैं जा रहा हूँ रास्ते में, तो कौन सा टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई पीडीएफ हो। तो मैं कभी कभी ऐसा भी किया सर कि वो पीडीएफ को जब कोई मैं टॉपिक करता था उसको रिकॉर्ड कर लेता था अपनी आवाज़ में, और उसको मैं सुनता हुआ, कान में ईयरफोन लगा लिया मैंने, और वो सुनता हुआ मैं चला जाता था, तो एक रिवाइज हो जाता था। जब मैं ऑफिस पहुंचता था तो कभी कभी ऐसा होता था, काम का प्रेशर तो हर जगह रहता है सर, वहाँ पे भी था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो शॉर्ट ब्रेक हो, लंच का टाइम हो, तो मुझमें कोशिश करता था कि कोई आर्टिकल अगर इम्पोर्टेंट चल रहा है उस दिन का, पर्टिकुलर डे का, तो मैं मोबाइल में उस आर्टिकल को पढ़ लिया करता था। शाम में जब आता था, लौटता, सेम प्रोसेस जो मैं जाते टाइम पे करता था, उसी में 45 मिनट 1 घंटे के आसपास, शाम में से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता था मुझे आने में, तो मैं वही टॉपिक लेके चलता था कि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को सुनता हुआ जाऊँगा। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। और घर आने के बाद सर, मैं 3-4 घंटे आने के बाद मैं पढ़ाई करता था, और डेली का टारगेट हुआ करता था मेरा कि आज मुझे इस टॉपिक को कवर कर लेना है, नेक्स्ट डे का टेस्ट दे देना है। तो जो मैं टेस्ट देता था वो ऑफिस के टाइम पे देता था। बीच में अगर 1 घंटे का लंच हो गया तो मैं जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में खाना खा लेता था, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता था उसमें मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता था। तो इस तरीके से मैंने टाइम मैनेज किया। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसा करता है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टफ नहीं है, जॉब के साथ इजीली कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत से बिकॉज आपके पास अगर प्लान बी है तो आप अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में सारे कैंडिडेट को एक प्लान बी तैयार रखना चाहिए, बिकॉज इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल मिलना है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपके पास प्लान बी है तो आपको ये पता है कि एक स्टेप में चढ़ा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मुझे बस छलांग लगाना है, मुझे बेस तैयार नहीं करना, बेस मेरा तैयार है, वो प्लान बी होगा। सारे कैंडिडेट से मैं एक आग्रह करूंगा
कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत होल हार्टेडली करिए, बहुत जी जान लगा के करिए, लेकिन एक प्लान बी थोड़ा सा सोच कर रखिए कि कहीं अगर इसमें ना हुआ तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म तैयार है, मैं उस पर अपना मैच खेल सकता हूँ। बिल्कुल। दोस्तों नीरज जी वही बात बोले जो हमेशा मैं क्लास में नीरज जी बोलता हूँ, हमेशा। अक्सर क्या होता है, बच्चा जब निकलता है तो एयरफोन तो जरूर डालता है, लेकिन उसमें या तो किसी से बात करने के लिए या गाना सुनने के लिए। और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि आप क्लास के टाइम में या घर में सेल्फ स्टडी आप करें, तो जो पढ़ रहे हैं और कहीं जाना हो तो हेडफोन में उसी को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी को सुनते जाइए, वो उसी के बारे में सोचते हुए जाइए। बिल्कुल सर, जो कि आज आप बताएं, और टाइम मैनेजमेंट का इससे बड़ा रामबाण कोई नहीं हो सकता है। आज आपके सामने प्रूफ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम बहुत बोल चुके हैं, आज सामने आपके सामने खड़े हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताया, आपके पास में प्लान बी होना जरूरी है। जिस तरीके से गला काट कंपटीशन हो रहा है, जनसंख्या रात दिन बढ़ते जा रही है, कंपटीशन का लेवल हाई होते जा रहा है और पॉसिबिलिटी घटते हुए जा रही है, ऐसे में अगर किसी भी इंसान के पास में प्लान बी नहीं है तो उसको एक बड़ी अच्छी बात आप पता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन होना लाजमी है। इसमें कोई शक की बात नहीं, होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी जीरो है ना, जीरो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हो जाएगा उस दिन जानिए हो गया, और जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप समझिए आप हीरो है ही नहीं है, आप फेल्यूर है ना। ये बात बताए दोस्तों, ये बात जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा नीरज जी जो बताएंगे। नीरज जी एक बार फिर से लौटते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन, कई लोग सीडीपीओ का फॉर्म भर भी चुके हैं, तो ये लोग भी सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में, और खास करके जिनका एलएसडब्ल्यू, इनका एलएसडब्ल्यू था, तो इन्हीं से सुनते हैं कि एलएसडब्ल्यू की इन्होंने तैयारी कैसे की है। अगर मैं एलएसडब्ल्यू की बात करूं सर, तो मैं सबसे पहले सिलेबस को हार्ड कॉपी प्रिंट ले लिया उसका। उसमें जितने सारे ऐप थे सारे का मैंने इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से कई सारे वेबसाइट्स को मैं फॉलो किया, उससे सारे टॉपिक्स का मैं एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। मैं बहुत कोई ऐसा बुक फॉलो नहीं किया मैं, लेकिन इंटरनेट का सहारा लिया और जितने सारे टॉपिक्स थे सर, मैं सबका किसी का एक पेज में नोट्स, उस हिसाब से जो कोई बड़ा एक्ट है तो उस हिसाब से जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उस एक्ट के, उसका मैं सारे का नोट्स बना लिया और मैंने टेस्ट सीरीज लगाया सर। एलएसडब्ल्यू के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में दिया, उस पर आप जैसे लोगों का जो फीडबैक आता था सर, तो मैं उसके हिसाब से फिर काम किया। ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा सर। अब इस इंटरव्यू को अंतिम मोड़ की ओर लेकर चलते हैं नीरज जी, और आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं खास करके बिहार से जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत खराब है, लेकिन कहीं के अंदर में एक चाहत है कि मुझे बीपीएससी को क्रैक करना है, और आए दिन पटना में जितनी भी संस्थाएं हैं वो हजार और लाख से कम का फीस डिमांड नहीं करती है। तो ऐसे में क्या कोचिंग करना जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है? आपका इसमें क्या विचार है? मैं इस बारे में ऐसा बोलना चाहूँगा सर कि दोनों इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा रिजल्ट के लिए। अगर आपके पास गाइडेंस है पहले से अवेलेबल, आपको सिलेबस की अच्छी समझ है, आपने अच्छे से अपना मूल्यांकन कर लिया है, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए हैं, या किसी सीनियर से या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं आप उनसे अगर बात करके समझ गए हैं सारी चीज़ों को, पैटर्न को, तब तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की समझ डेवलप करने के लिए आपको एक बार अच्छे टीचर के पास जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई नीरज जी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कोई गाइड करने वाला हो। अगर इस सबको मैं एक लाइन में बोलूं तो आप अर्जुन तभी बनिएगा जब आपके पास कृष्ण होंगे जो गाइड करने वाले हैं। अलग बात है जीत अर्जुन की हुई थी, लेकिन पीछे बैठा हुआ कृष्ण ही थे। यही बात है, आपका भी सही बात है, चाहे वो दीदी हो, सीनियर हो, टॉपर हो, या इस फील्ड में बहुत अच्छा खासा अपना योगदान दे चुके हैं, अगर वो हैं तो आपको कोचिंग में जाकर लाखों डुबाना या फिर बर्बाद करना ये मूर्खता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो भी अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, ये मैं भी ऐसा मानता हूँ, वैसे जगह जाइए जहाँ पे विश्वास हो, वैसे जगह पे जाइए जहाँ पे आपकी समय का कद्र किया जाए, आपका पैसे का कद्र ना किया जाए, आपके टाइम का वैल्यू रखा जाए, आपका वैल्यू दिया जाए, तो शायद सफलता उस टाइम पे मिल जाएगी जितनी उम्मीद से आप उस संस्था से जुड़े हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सामाजिक है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपना विचार रखिए। आए दिन करीब करीब बिहार के 38 जिले में
शायद ही है कहीं कहीं छूटा हो, मतलब 35 प्लस जिला घूम चुका हूँ, स्पेशली बिहार की बात कर रहा हूँ नीरज जी। मैं कई घर गया हूँ, मैं कई लोगों से यही चीज सुनता हूँ कि मैं अपनी बेटी को 20 लाख दे सकता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं सकता हूँ। ये मानसिकता आज भी है। आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी, और तब जब टॉप 10 में बिटिया ही आ रही है हर जगह, ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक में, उसके बाद भी लोगों में ये मानसिकता है। वो चाहते क्या है? 20 लाख रुपया दे के, कहें तो एक तरीके से बोलना शर्म लगता है, 20 लाख दे के किसी के घर की नौकरानी बनाने से बेहतर है कि 20,000 में उसको पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। आप इसमें क्या विचार रखते हैं? आपने जो मुद्दा बताया सर, ये सही में एक ज्वलंत मुद्दा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी रहा है सर, उसमें लड़कियों को थोड़ा मौका कम मिलता था, लेकिन आज का डेट पूरा बदल गया है। आज आप किसी भी सेक्टर में देखें, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा मतलब सेक्टर ऐसा छूटा नहीं है जहाँ पे लड़कियों का, महिलाओं का बोलबाला नहीं रहा सर। चाहे वो आप यूपीएससी जो साल दर साल जो रिजल्ट आ रहा है सर, आप उसमें देखिए उनका पास परसेंटेज, उनका टॉपर होने का जो रैंक लिस्ट निकलता है, अब देखिए सब वही हैं, लड़के भी हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में, उनका ज़्यादा आ रहा है सर। तो बस सोच का फर्क है, मेहनत वो भी कर सकती हैं, इंटेलिजेंस लेवल उनका भी बराबर होता है। उनके परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ से? मैं परिवार को ये बोलूँगा कि आपके समाज में ही बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल हैं, आप एक बार प्लीज़ उन्हें मौका दीजिए। प्लीज़ मैं आपसे बस एक आग्रह करूँगा कि आपके घर में जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, उनको एक बार मौका दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही आप दीजिए, उनका अगर खेल में मन लगता है उसमें आप मौका दीजिए प्लीज़। उनको बिजनेस में मन लगता है तो उनको बिजनेस करने का मौका दीजिए। वो आपका नाम पूरा दुनिया में फेमस कर देंगे और वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे, उनको देख के 10 लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगा गार्जियन लोगों से कि प्लीज़ उनको मौका दीजिए, वो बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। और ऐसा भी है नीरज जी कि बेटों से ज्यादा सक्सेस रेशियो जो है वो बेटियां का बिल्कुल है। सर, ये बात भी जरा उनको बताया जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है सर। हमारे साथ मैं प्राइवेट में भी काम किया, गवर्नमेंट में भी मैं काम कर रहा हूँ। उनका कार्य करने का शैली, उनका डिसिप्लिन देख के मुझे मतलब बहुत अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आता है सर मेरे में। इतनी हार्ड वर्किंग वो होती है और इतना मतलब बेहतरीन तरीके से किसी काम को वो खत्म करती हैं, मतलब लोगों के लिए वो ऑफिस में भी आदर्श बन जाते हैं कि काम ऐसा करो। हमारे सामने हम लोगों के साथ में एग्जांपल दिया जाता है कि उनका परफेक्शन लेवल देखो, कितना परफेक्ट तरीके से वो काम की, आप सेम काम उनको कॉपी करने की कोशिश करो। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं यहाँ के नहीं सर बाहर के लोगों के साथ भी मैं काम किया, क्योंकि आईटी में मुझे बहुत मौका मिला दूसरे देशों के साथ लोगों के साथ काम करने के लिए, तो वहाँ भी यही ट्रेंड है। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन दबदबा महिलाओं का ज्यादा है हर एक चीज में। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप एक बार प्लीज उन्हें मौका दीजिए। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उनका फायदा उठाने दीजिए उन्हें। हमारे बिहार में खास करके 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनका, प्लीज उस चीज में उनको इन्वॉल्व करिए और वो सिर्फ आपके घर का नहीं, पूरे समाज की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे, दोनों। हम और नीरज जी दोनों आपसे आग्रह करेंगे, प्लीज, बाप वो नहीं होता है जो बेटी को जन्म देता है, बाप वो होता है जो अपनी बेटी के सपने को पूरा कर देता है। मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। और हम अभी भी कहते हैं जमाना बदल गया है, बस बिहार में जितने भी माँ बाप हैं प्लीज सोच बदलिए। तो प्लीज बिहार के जितने भी माँ बाप हैं, है ना नीरज जी, हम दोनों मिलके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटियों के सपनों को पूरा कीजिए। उसको जरूरी नहीं कि अच्छा लड़का चाहिए ढूंढ के, उसको जरूरी नहीं कि अच्छा परिवार आप ढूंढ के दीजिए, उसको इतना काबिल बना दीजिए कि वो अच्छा लड़का और अच्छा परिवार ढूंढ ले। बिल्कुल। क्या नीरज जी? बिल्कुल सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से बहुत परिवर्तन होगा अपने बिहार नहीं, अपने हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल। जाते जाते नीरज जी बस 2 शब्द आप बता दीजिए कि आने वाले युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर जो इस यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि खुद पे विश्वास रखिए। अगर आप अपने आत्मविश्वास आपका अगर ऊंचा है तो ये रिजल्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल आप अचीव कर लेंगे। पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपके जैसे ही थे, आपसे भी खराब स्थिति थी। मैं कोविड के पहले कुछ नहीं जानता था, ये 2 सालों में मेरे कई रिजल्ट आए। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ मेहनत का।
अगर आप मेहनत कर रहे हैं सही से, रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट भाग के आएगा आपके पास। इसलिए बस विश्वास पे अडिग रहिए, मेहनत पुरजोर करिए। और मैं एक लास्ट में, अगर आप जो होता है कि अगर कोई पूछे कि आप किस चीज़ से अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, तो मैं ये मानता हूँ कि जो गांधी जी का तालिस्मान था, जिसको हम लोग ताबीज़ कहते हैं, गांधी जी का ताबीज़, कि अपने ज़िंदगी में आप उस आदमी को याद करिए जो आपके नज़र में सबसे गरीब था, और आप जो करने जा रहे हैं उस गरीब आदमी के लिए, उस गरीब आदमी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाएगा कि नहीं। अगर आपका दिल बोलता है कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ वो अगर हाँ है, तो उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा मेरे स्टेप से, तो आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। विश्वास रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। जाते जाते एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये अंतिम शब्द जो नीरज जी के थे, सिंपल सा ये है कि जब आप तैयारी करने के लिए चल दिए हैं, तैयारी करने के मिडिल पॉइंट में खड़े हैं, या अब सक्सेस मिलेगी, तो आप हमेशा याद रखिएगा सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पवित्रता होती है, जिनको ये होता है कि मुझे इस खूबसूरत से बिहार को और खूबसूरत बनाना है, मुझे इस खूबसूरत से हिंदुस्तान को और खूबसूरत बनाना है, और इस बिहार और इस हिंदुस्तान में रहने वाले उन लोगों के जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका हम सहारा बनेंगे। तो यकीन मानिए आज न कल सक्सेस मिलेगा। अच्छा मिलेगा आएगा आपके पास। बिल्कुल नीरज जी, आप हमारे पास आए, हमसे मिले, थोड़ा समय दिए और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए इनक्रेडिबल परिवार हमेशा आपके लिए ऋणी है। थैंक यू। थैंक यू सर।